समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम विधेयक हैं सूचीबद्ध। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे पेश। तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। कहा, चीन ने तवांग में यथास्थिति को एक तरफा तौर पर बदलने की थी कोशिश। भारतीय जवानों ने चीनी फौजों को दिया मुंहतोड़ जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के अवसर पर आज राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार करेंगे प्रदान। इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को जिन विधेयकों का निपटान नहीं हुआ उन पर चर्चा की जाएगी। वहीं राज्यसभा भी आज कई अहम विधायिकी कार्य उसमें सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देंगे। अर्जुन मुंडा विधेयकों को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा किरण रिजिजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। और भारत और चीनी फौजियों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। संसद में भी गूंजा तवांग संघर्ष का मुद्दा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि वहां पर क्या हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने यथास्थिति को एक तरफा तौर पर बदलने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी फौजियों को वापस उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कूटनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर पहल की गई है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की भी खूब प्रशंसा की। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद
बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। इससे पहले मंगलवार सुबह जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे। लोकसभा में दोपहर बाद बजट 2022-23 की पहली अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हुई। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह के गतिरोध को छोड़ दें तो संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज देखने को मिला है। तो चलिए बात कर लेते हैं G20 की। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज G20 देशों के प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले भारत के G20 शेरपा का अमिताभ कांत ने बैठक के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहल की है। वहीं G20 के बेंगलुरु में वित्त व केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। वित्तीय मामलों को लेकर आयोजित इस बैठक में आज अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले बैठक के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई है। और G20 की जो दूसरी बैठक हुई, इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे बेंगलुरु चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमसे जुड़े हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि G20 की जो दूसरी बैठक चल रही है वित्तीय मामलों को लेकर, और ये भी जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोविड से प्रभावित रहा है, तो क्या ये जो बैठक है कोविड से प्रभावित होने के बाद जो अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देने का प्रयास करेगा? बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने की है इस सवाल के साथ संतोष। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो ग्लोबल ग्रोथ एक तरह से पीछे चली गई है कोरोना की वजह से, यूक्रेन और रूस की संकट की वजह से, उसको कैसे पटरी पर लाया जाए और उसको कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, आगे जाते हुए कैसे इसको और सस्टेन किया जाए, सतत तरीके से कैसे विकास हो, न केवल भारत जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है उसको कैसे सस्टेन किया जाए, यही इसका मुख्य विषय है, जिस पर फाइनेंस ट्रैक की जो मीटिंग है वो आज दूसरे दिन अपना विमर्श करती हुई नजर आएगी। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखें आप, भारत ने 43 करोड़ बैंक के खाते खोले जो पूरी अमेरिका के पूरे पॉपुलेशन के बराबर हैं। 130 देश ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ही नहीं। हम लोग वहां पर मदद कर सकते हैं उनकी। हम लोग मदद कर सकते हैं आधार बनाने में। 400 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी ही नहीं है, वहां पर भारत टेक्नोलॉजी की मदद कर सकता है। भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है G20 की प्रेसिडेंसी, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो भारत की जो धमक है वो और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। एक चीज मैं अजय जी आपसे और समझना चाहूंगा, आपने उपलब्धता की बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की है, तो क्या भारत के पास एक बेहतरीन मौका है उन मुद्दों को उठाने का जो पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, चाहे हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, चाहे हम आतंकवाद की बात करें, खाद्यान्न संकट की बात करें, क्या एक बेहतरीन मौका है क्योंकि वो अध्यक्षता भी कर रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद आतंकवाद उतना बड़ा मुद्दा ना हो, लेकिन ये क्लाइमेट फाइनेंस है, ग्रीन फाइनेंस है, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको भारत जरूर उठाने की कोशिश करेगा। एक ग्लोबल साउथ वर्ड बार बार आ रहा है। आपको समझाएं कि जो गरीब और हाशिए पर पड़े देश हैं उनको ग्लोबल साउथ के तौर पर जाना जाता है, और कैसे उनकी आवाज बन करके भारत उभरा है इस G20 के मंच पर, ये समझने वाली बात है। और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर हैं कि अब उसकी आवाज सुनी जा रही है और पूरे विकासशील देशों की आवाज के रूप में भारत अपने आप को सामने रखता रहा है। तो ये काफी अहम है भारत के लिहाज से भी। उसकी जो धमक है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और दूसरे देशों के लिए भी जिनको सोल्यूशन मिलने जा रहा है शायद भारत की अध्यक्षता के जरिए, ये पूरा का पूरा साल बहुत एक्साइटेड होगा कि जब हम वित्तीय रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी को लेकर बढ़ावा देने के लिए भारत ने बेहतरीन काम किया है। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है, क्या ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा G20 के आगे आने वाली बैठकों में? तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। जो पूरा का पूरा 4000 टन कार्बन स्पेस है, मतलब पूरी दुनिया ने जितना कार्बन उत्सर्जन किया है, पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो भारत की हिस्सेदारी उसमें 17% होनी चाहिए।
लेकिन हमारी फीसदी कितनी है? हमारी हिस्सेदारी केवल है 1.5%। यानी मेरे हिस्से का जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो कार्बन उत्सर्जन है, मेरे हिस्से का पॉल्यूशन विकसित देशों ने किया है और खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है तापमान के बढ़ोतरी के जरिए और असमय बारिश के तौर पर। तो हमने तो कार्बन उत्सर्जन किया नहीं, और भारत जो विकसित देश है उन्होंने कहा था कि $100 हम हर साल देंगे विकासशील देशों को। वो कहने के बाद वो लोग करते नहीं है। कहने में वो लोग काफी स्मार्ट हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं G7 और यूनाइटेड नेशंस और COP26 जैसे मोर्चों पर, लेकिन जब करने की बात आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं। भारत ऐसा नहीं करता है। भारत कहता है भाई आपने जो कमिटमेंट किया है, जो आपने गलतियां की हैं दुनिया के लिए, दुनिया को और ज्यादा गर्म बनाने के लिए, कम से कम उसकी भरपाई के लिए तो विकासशील देशों को मदद कीजिए। और शायद यही आवाज आप क्लाइमेट एक्शन के मोर्चे पर उठते हुए देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सभी जानकारी की। और बहुत अहम मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, इसको लेकर आवाजें उठने लगी और आने वाले दिनों पे इस पर और तेजी से काम किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश भर में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ईवी यात्रा पोर्टल भी लॉन्च करेंगी। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी समारोह को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित किया। उनका जीवन आध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। BAPS स्वामीनारायण संस्था की शीर्ष हस्ती के रूप में उन्होंने लाखों लोगों को कल्याण और देखभाल प्रदान करते हुए अनगिनत सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलों को प्रेरित किया। महामहिम प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में दुनिया भर के लोग उनके जीवन और कार्य का जश्न मना रहे हैं। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मथुरा में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेठ BN पोद्दार के मैदान में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ब्रजभूमि के विकास से जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा को 822 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें उन्होंने 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 12 से अधिक विभागों से संबंधित थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रतीकात्मक चाबी चेक, टैबलेट, स्मार्टफोन और आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाने का सौभाग्य उनकी सरकार को मिला है। आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को कौतूहल से देख रही है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की प्रगति की ओर दुनिया आकर्षित हो रही है। ब्रजभूमि आज गौ संरक्षण का सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है और सरकार ने इसे बायोफ्यूल तथा नेचुरल फार्मिंग के साथ भी जोड़ा है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद
फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहाँ पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक विजेता भारतीय हॉकी पुरुष टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए नियुक्त पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं की शासकीय सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के प्रदेश आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 13 से 29 जनवरी 2023 तक भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि ओडिशा में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पूरा देश उत्सुक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कई प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हॉकी 2023 विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर के भारतीय टीम आज उत्तर प्रदेश में आई है। मैं इन सभी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं। महिला और पुरुष दोनों टीमों में बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से रहे हैं और आज भी भारतीय टीम के वे हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक CRP सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और आज ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे श्री ललित उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी SP पद की भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या 4 वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व कप सीरीज की उन सभी प्रतिष्ठित और विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने खेल नियमावली में संशोधन करते हुए उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है और ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। मैं श्री ललित उपाध्याय को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। और 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ पर मंदिर प्रशासन की ओर से विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बीते 1 साल में दुनिया भर से लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चढ़ावा चढ़ाया है। मंदिर प्रशासन के आकलन के अनुसार पिछले 1 वर्ष में चढ़ावे का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि धाम के लोकार्पण से अब तक श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 50 करोड़ से अधिक की नकदी दान की गई है। वहीं 13 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक श्रद्धालुओं द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक का अर्पण किया गया है। धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने मंदिर परिसर में शिव प्रस्तुति दी। इस भजन संध्या के मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु थे। ये 1 वर्ष कहीं न कहीं से हिंदुस्तान के लिए और काशी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस देश में देश के कोने कोने से आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या, देश का कोई कोना कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां से लोगों ने पिछले 1 वर्ष में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। जनसंख्या के मामले में जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, इस स्थान पे कुछ 1000 लोग एकत्र हो पाते थे, आज वहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं।
माँ गंगा सामने दिख रही है। तो आभार, हृदय से आभार है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, और अपने उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिनके प्रयासों से आज ये स्वप्न के साकार जैसे होना है बाबा का। और वाराणसी के एमपी थिएटर में चल रहे काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित हो रहे खेल महोत्सव के अंतर्गत वॉलीबॉल खेल का भी आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु की टीम का उत्तर प्रदेश की टीम से मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए उत्तर प्रदेश की महिला टीम ने तमिलनाडु के खिलाड़ियों को 3 सेटों में हराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन ने पुरुष वॉलीबॉल खेल का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भले ही हम अलग अलग भाषा, रहन सहन, संस्कृति के हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय हैं। This Kashi Sangamam brings unity between the north and the south. Our ultimate aim is India is always one. Culturally we are always one. Heritage wise we are always one. Thinking wise we are always one. We speak different languages. That's not a big problem for us. Whatever may be our mother tongue, Mother India is one. That is the main message this Kashi Sangamam, Tamil Sangamam is bringing. This is a very friendly match. This is inspiring the others. That is what is more important. Every youngster has to have an inspiration inside that will bring a glory to the Mother Bharat. That is the ultimate aim. That's why in my speech I said, I wish you all a day should come. In volleyball also, we should bring Olympic gold in both ladies as well as. तो काशी तमिल संगमम को लेकर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम हमसे जुड़ रहे हैं। हरकेश, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि जब हम काशी तमिल संगमम की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास, आध्यात्म संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास, लेकिन क्या खेल को शामिल कर युवाओं का जो उत्साह है वो बढ़ाने का प्रयास किया गया है? संतोष, देखिए, सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये जो खेल का शुरू किया गया, इसमें जोड़ा गया, तो इसमें उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने हॉकी के जो मैच हुए दोनों तमिलनाडु की टीम और उत्तर प्रदेश की टीम के, उसका उद्घाटन किया। टेबल टेनिस का जो मैच का शुरुआत किया गया, उसमें केंद्रीय खेल मंत्री, युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आए। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया, उसका उद्घाटन किया। क्रिकेट का भी जो मैच था, एक दिन पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के और तमिलनाडु के, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको बताया कि किस तरह से वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री युवाओं के बारे में सोचते हैं, खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये खेल को जो जोड़ा गया, तो जो चुमू कृष्ण शास्त्री जी से जो उस दिन आप चर्चा कर रहे थे, चर्चा में जो भाग ले रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि शिक्षा के का कोई भी आयाम, युवाओं से जुड़ा हुआ, छात्रों से, छात्राओं से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसको कि काशी तमिल संगमम में नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर एक यहाँ पर संपूर्णानंद स्टेडियम है, वहाँ भी गए, जहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता देते हुए जो सुविधाएं होती हैं उनको विकसित करते हुए संपूर्णानंद स्टेडियम को विकसित किया जा रहा है, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है अनुराग सिंह ठाकुर के वहाँ पर। लेकिन अगर हम मंदिर प्रशासन की बात करें तो मंदिर प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि पिछले 1 साल में 100 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा, यानी कि जो भक्त हैं उन्होंने दान दिया है, अर्पण किया है। क्या ये बदली हुई काशी का स्वरूप है? क्या ये कहा जाए कि काशी अब धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा गढ़, बड़ा क्षेत्र बन चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, इतने ज्यादा साल भर में श्रद्धालु आए हैं। और कल मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही था, काशी तमिल संगमम का समूह आया हुआ था किसानों का, उनसे भी बातचीत हुई। इसके अलावा मैं संतोष बताऊं कि हैदराबाद से, पुणे से, गुजरात से कम 20 ऐसे श्रद्धालु थे जिनसे हमने बातचीत भी की। और उनमें तो एक छात्रा थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई, छत्तीसगढ़ की, उसने तो यह तक बताया कि ये जो मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ जी का मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, केदारनाथ जी का हो और काशी विश्वनाथ धाम हो, ये जो इनका जो पुनरुद्धार हो रहा है, जो विकास किया जा रहा है, उसका लाभ यह है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी। और जैसे कि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है,
राम मंदिर में अयोध्या में जाने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ी है। काशी तमिल संगमम का आपने देखा ही है कि जो समूह आ रहे हैं, पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, काल भैरव के दर्शन कर रहे हैं, मां विशालाक्षी और दिन का त्योहार वाराणसी में मनाया जा रहा है। शिक्षा को विस्तार दिया जा रहा है, अध्यात्म को विस्तार दिया जा रहा है, इसके साथ साथ जो संस्कृति है उसको भी विस्तार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश बहादुर सिंह गौतम, इस सभी जानकारी के लिए। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बरेली की खाली पड़ी पुरानी जिला जेल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जेल की दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। इस लाइट एंड साउंड शो में आकर्षक ढंग से जेल की दीवारों पर बरेली के इतिहास, क्रांतिकारियों के बलिदान की गौरव गाथा, उनका जीवन काल के विषय में दिखाया जा रहा है। इस लाइट एंड साउंड शो का निर्माण में लगभग 6 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। सालों से खाली पड़ी पुरानी जिला जेल को अब आधुनिक तकनीक के द्वारा लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जो बरेली के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। शहीदों के बलिदानों को अक्षरों में पिरोकर क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने अपनी पहली पुस्तक इसी जेल में लिखी। जब जेल में नजरबंद गणेश घोष रिहा हुए तो मनमथनाथ ने ये पुस्तक उनके हाथ जेल से बाहर भिजवाई। पर जैसे ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, तभी अंग्रेजों ने इसे जब्त कर इसको रोक लगा दी। बहुत अच्छा लगा मुझे। बरेली में शो चालू हुआ है जो, मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा कि आके देखें कि हमारे यहाँ भी ये चालू हो गया है। वैसे मैंने कलकत्ता में देखा था ये चीज़ कि रोहिलखंड जो क्षेत्र है वो अपने आप में वीरों का एक क्षेत्र रहा है। उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो हमने लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उनको बरेली वासियों के लिए उकेरा है, उनको वहाँ दर्शाया है, जिससे कि हमारे जो नई पीढ़ी है, जो नाम शायद बरेली के धूमिल होते जा रहे थे, उसको जाकर वहाँ देखें और वहाँ ये भी सीखें कि किस तरह इस रोहिलखंड क्षेत्र का नाम कैसे हुआ, कैसे इस पे गाथा लिखी गई, किस वीर ने क्या क्या काम यहाँ किए, वो सब हमने उसमें दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली वासी और उनके यहाँ आ रहे रिश्तेदार सभी लोग आएँ और लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि जिस बरेली में हम रहते हैं उसकी गाथा भी, उसकी वीर गाथा भी हमें पता हो। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम विधेयक सूचीबद्ध। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे पेश। तवांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। कहा, चीन ने तवांग में यथास्थिति को एकतरफा तौर पर बदलने की थी कोशिश। भारतीय जवानों ने चीनी फौजियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के अवसर पर आज राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार करेंगे प्रदान। इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।